Assalamu alaikum to everybody. I am Dawood Ahmed. Welcome to my channel. Today, our topic is multi-purpose river project and integrated water resource management. It is the topic of water resource for class 10th geography. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था why do we have the need of water conserve and management कि हमें क्यों ज़रूरत महसूस पड़ती है वाटर को कंजर्व और मैनेज करने की। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज। तो हाँ, अब हमें किस तरह से कंजर्व और मैनेज करना है ये अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इट इज़ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, वी सिंपली कॉल इट MPP। ओके, कि ये क्या होता है और ये भी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस जियोग्राफिकल टॉपिक को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ लिंक करते हैं। ओके, सो इट इज़ historical and archaeological records of water conservation. So in history there was also the conservation of water resource. तो ये हम देखेंगे पहले कि किस तरह से किया जाता था। So the first point is 1st century BC Shringavirapura had sophisticated water harvesting system channeling flood water of river Ganga. ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी BC या हम कहेंगे आज से तकरीबन 2100 साल या 2200 साल पहले जो ये श्रृंगा वीरापुरा जो कि एक जगह है यूपी इलाहाबाद में, दे हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इनके पास भी जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था ये भी एक हम कहेंगे एक यूनिक एग्जांपल थी उस टाइम की, यानी कि जो हमसे पहले भी लोग थे इन they had also we can say they also think about we have to conserve the water। तो वो भी जानते थे कि ये जो वाटर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स और हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। तो इनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग था वो भी काफ़ी हम कहेंगे अच्छा था। सो वो क्या करते थे, वो चैनलिंग बनाते थे। ओके, फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा, जो रिवर गंगा है उसका जो वाटर लेवल है वो जब हम कहेंगे इंक्रीज हो जाता था तो वो चैनलिंग के ज़रिए से उस वाटर को ड्रेन आउट करते थे एंड दे आल्सो यूज इट फॉर मनी पर्पसेस फॉर द इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। क्लियर? एंड अनदर थिंग इज दैट second point, that is the dams, lakes and irrigation system were extensively built during Chandragupta Maurya. So during the ancient time, during the Chandragupta Maurya, उस वक्त भी क्या है कि डैम्स बनाए गए थे, लेक्स बनाए गए थे, इरिगेशन सिस्टम। ओके, ये भी एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल था, एक्सटेंसिवली बिल्ट ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य। सो दे आल्सो न्यू दैट वी हैव टू कंजर्व द वाटर। तो ये दो पॉइंट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हमने कनेक्ट किया। अब कुछ और पॉइंट्स हैं इसके साथ जिस तरह से द थर्ड पॉइंट इज एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। तो कलिंगा में भी पाया गया है ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स, जो मॉडर्न उड़ीसा, नागार्जुनकुंडा, ओके, आंध्र प्रदेश, बिन्नूर, कर्नाटका, ओके, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। So these are some regions during that time कि जहाँ पे क्या किया जाता था कि ये जो वाटर है इसको इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। The fourth point that is in the 11th century, during the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built। जो भोपाल लेक था वो भी 11th सेंचुरी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमें एग्जांपल मिलती है फॉर द वाटर कंजर्वेशन। तो ये लेक है जो भोपाल में बनाया गया था इन 11th सेंचुरी। ओके, तो हम उसको देखेंगे। वी कैन सी हियर द भोपाल लेक, यस इट इज़ हियर। ओके, तो जो ये भोपाल का लेक है हम देख रहे हैं कि इसका जो ये सराउंडिंग वाला हम कहेंगे कि एरिया है यहाँ से, तो ये हमें लग रहा है कि इट इज़ अपलैंड। ओके, हिली एरिया है। ओके, तो इसके चारों तरफ से इसी तरह का लैंड है। तो यहाँ से जो बारिश आ रहा था उस वक्त ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी, फिर इन्होंने क्या किया, ये लैंड वाला है इसको उन्होंने डिग किया है। तो फिर जो ये बारिश होती थी वो यहाँ पर जमा हो जाती थी। तो इस तरह से लेक बनाया गया है एंड इट इज़ good to see this lake। okay, so this is
द एग्जाम्पल ऑफ द भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ये लोगों ने खुद बनाया है आर्टिफिशियल लेक during the 11th century and is used for many purposes. Clear? So another point, that is the fifth point. In 14th century में क्या है, हौज खास दिल्ली was constructed by Altamash for supplying water to Shiri Fort area. ओके, श्री फोर्ट एरिया के लिए वाटर सप्लाई किया जाता था। ओके, हौज खास के ज़रिए से जो कंस्ट्रक्ट किया गया था दिल्ली में ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी बाय अल्तमश। ओके, तो अल्तमश के टाइम में भी जो है they also use the water, they also built this important we can say the lake, that is Hauj Khas। ओके, ये बनाया गया था एंड द वाटर ऑफ इट वाज यूज्ड फॉर द इरिगेशन एंड फॉर अदर पर्पसेस। क्लियर? तो ये हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हमने वाटर कंजर्वेशन को कनेक्ट किया है। अब हम देखेंगे डैम्स। ओके, सो डैम्स ये क्या होता है? डैम्स हम कहेंगे इट इज़ ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रैक्ट्स डायरेक्ट और रिटार्ड्स the flow of water, often creating a reservoir, lake or impoundments। डैम्स होते हैं कि अगर फ्लो ऑफ जो है वाटर आ रहा है, ओके, रिवर से वाटर आ रहा है, तो इसका जो फ्लो है बीच में वो एक बैरियर बनाया जाता है, तो जो वहाँ से पानी आ रहा है उसको रोक लिया जाता है। तो इस बैरियर के ज़रिए से जो वहाँ से फ्लो हो रहा है वो अब कम आ जाएगा और जो पानी है वो यहाँ से बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये जो पानी बढ़ जाएगा तो ये एक हम कहेंगे डैम फॉर्म हो रहा है। तो इसमें जो पानी रहता है उसको हम बोलते हैं इम्पाउंडमेंट्स। तो ये इस तरह से एक डैम्स बनते हैं एंड देन वी यूज़ द डैम्स फॉर मनी पर्पजेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। ओके, तो ये होता है। और हियर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, बांका डैम ऑन सतलुज रिवर। तो इस तरह से ये एक हाईएस्ट डैम है, ओके, इन टर्म्स ऑफ द हाइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो रिवर है इसको क्या किया गया है, इसके जो पानी है इसको ऑब्स्ट्रैक्ट किया गया है। तो इसने क्या बनाया है, इम्पाउंडमेंट बना लिया है। तो इसको फिर बाकी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सो इस ये जो डैम्स होते हैं इसके फिर काइंड्स होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल टिम्बर डैम, टिम्बर बेड डैम हुआ करता था। ओके, लकड़ी का डैम बनाया जाता था, कंक्रीट डैम्स बनाए जाते थे। सो दिस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन हाइट्स, तो हाइट्स हैं, एक होते हैं स्मॉल स्केल मेप, दूसरा होता है लार्ज स्केल मेप। ओके, ऑन द बेस ऑफ हाइट। तो ये होते हैं कि डैम्स किस तरह के होते हैं। सो वाई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, तो हम इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्यों कहते हैं? वाई दीज काइंड ऑफ द डैम्स और कॉल्ड द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, तो हम इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज these we can say the dams they are used for the irrigation, हम इनको irrigation के लिए इस्तेमाल करते हैं, and use it for the electricity generation, electricity generation के लिए इस्तेमाल किया जाता है, flood control के लिए इस्तेमाल किया जाता है, recreation के लिए इस्तेमाल किया जाता है, inland navigation के लिए, fish breeding के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको क्लियर करूँगा एक इमेज के ज़रिए से। yes we can see here, look here, so this is यहाँ हम देख सकते हैं कि एक वाटर है देखो, थ्रू द डिफरेंट एग्जांपल, दिस इज द इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, तो यहाँ से वाटर आ रहा है। सो ये एक गेट यहाँ बने हुए हैं, गेट ऑन द रिवर। तो यहाँ टरबाइन लगाया जाता है और इस टरबाइन जब ये रोटेट होता है तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर लेता है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है इंडस्ट्रीज़, तो इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पजेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन क्या होता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर ओके यूज इट फॉर मनी अदर पर्पजेस। एंड फ्लड कंट्रोल ओके यहाँ किया जाता है। इस जो फ्लड हैं, यहाँ से जो फ्लो ऑफ वाटर हैं, वह जब यहाँ फ्लो ऑफ वाटर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है, रिवर्स पे वाटर आ रहा है, तो अगर इसका फ्लो बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहा है, इससे जो प्रॉब्लम आ रही है कि फ्लड्स आते हैं,
फ्लो जब बढ़ेगा तो फ्लड्स आते हैं। तो ये डैम्स बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो फ्लो है ये कंट्रोल कर लेता है, ये पानी को यहाँ इम्पाउंडमेंट में जमा करेगा, फिर आगे पानी नहीं आ रहा है, फिर इसी पानी को इस्तेमाल किया जाता है फॉर अदर पर्पजेज। तो फ्लड कंट्रोल किया जा रहा है एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर हियर इरिगेशन। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ ओके प्रोवाइड ये कर लेता है। क्लियर। सो हियर इज लाइवलीहुड, यहाँ पे लाइवलीहुड वाटर एज वी नो दैट इट इज़ बेस फॉर द लाइवलीहुड एंड द फिश फार्मिंग। ओके, यहाँ से फिश फार्मिंग भी करते हैं। ओके, द वाटर द लेक्स द डैम्स ओके दे आर आल्सो यूज्ड for the we can say that fishermen, and they used it for the economic purposes. Clear. And it provide the base for the economy for them, and this is water supply. तो ये हम कहेंगे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, बहुत चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर। सो दिस इज व्हाई इट इज़ कॉल्ड द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट। तो ये इरिगेशन के लिए हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं, डैम का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम इसके ज़रिए से। ओके, क्योंकि ये जो फोर्स आ रहा है और उस फोर्स के ज़रिए से जो टर्बाइन होता है वो रोटेट होता है, तो एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्लियर। सो फ्लड कंट्रोल किया जाता है, इससे रिक्रिएशन होता है। ओके, रिक्रिएशन एज वी नो दैट कि ये क्या होता है रिक्रिएशन, जिस एरिया में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रिवर्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, जब बारिश हो रही है तो उनमें पानी होता है, जब बारिश नहीं होती तो वो खुश्क पड़ते हैं। तो क्या किया है, इन डैम्स को फिर वहाँ से उनकी तरफ ड्रेन आउट किया जाता है, ताकि वो भी इरिगेशन फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सके। क्लियर। So that is inland navigation means use it for, or we can say that transport of the water हो रहा है, fish breeding, okay, use it we can say that by the fishermen, okay, for the economic purposes. Okay, so this was about the why there is a need of the multi-purpose projects, or why it is called the multi-purpose projects. एज वी कैन सी दैट जिस तरह से हमने वहाँ पढ़ा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में श्रृंगावेरापुरा, ओके, तो ये वहाँ का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कि किस तरह से ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स देयर वाज आल्सो द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उन्होंने ये बनाया था। कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर जूम भी कर सकते हो। देखो किस तरह से उन्होंने उस वक्त ये वो जो है बनाया था हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पर भी आप ये इमेज देख सकते हो, होज शमसी, ओके, बिल्ट बाय द अल्तमश। ओके, तो किस तरह से ये उस वक्त होज बनाया गया था एंड वाज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। क्लियर। सो दिस इज द लेक एट भोपाल, और ये हम देख रहे हैं कि किस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स यहाँ बनाए जाते हैं। ओके, तो एक स्टेटमेंट दिया था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। द स्टेटमेंट इज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो डैम्स हैं, डैम्स क्या हैं, डैम्स और टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये तो टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया की। क्यों क्यों जवाहरलाल नेहरू ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है, इस इन डैम्स को, इन मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स को? क्योंकि it played important role for the development of agriculture and village economy। इससे क्या होता है, इन डैम्स के ज़रिए से एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, क्योंकि इरिगेशन प्रोवाइड कर लेता है। ओके, तो इससे एग्रीकल्चर बढ़ता है। जब एग्रीकल्चर होता है, एज वी नो दैट द इकोनॉमी ऑफ द रूरल एरिया इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। इससे क्या होता है कि विलेज की इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी हो जाती हैं किसके ज़रिए से, बाय द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। अनदर थिंग दैट इज़ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी। तो दूसरा है कि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। किस तरह, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस डैम के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, या इंडस्ट्रियलाइज दे आल्सो नीड द वाटर, इससे इंडस्ट्रीज हम कहेंगे ग्रो करते हैं। तो जब इंडस्ट्री ग्रो होते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, एंड इट आल्सो प्रोवाइड द इकोनॉमी फॉर द अर्बन पीपल, तो अर्बन इकोनॉमी भी ग्रो हो जाती है। सो दैट इज़ वाई द टेम्पल्स, दीज डैम्स आर कॉल्ड द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। So I hope it is now clear. So thank you.